everyone, this is आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 14 तक ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 15 रहेगा आज की क्लास में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमारे चारों ओर वायु, अध्याय 9 में हमने ये सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ यानी कि पेज आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे के निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो ये पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकरी से खेले, यानी कि कभी आपने इस फिरकरी से खेला है जैसे ये दिखाया गया है? चलिए क्रियाकलाप 1 को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देशों के अनुसार हम अपनी एक फिरकरी बनाते हैं। फिरकरी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए इस तरीके से जैसे ये दिखाया गया है। देखिए क्या होता है, क्या फिरकरी घूमती है। देखिए जब हवा चलेगी तो फिरकरी हमारी घूमेगी। फिरकरी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही? तो इसे भी वायु घुमा रही है। क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? ये क्या है? हमारा वात सूचक है। ये उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही है। कहाँ पे रुकता है? जहाँ पे वायु चल रही होती है हमारी, तो उस स्थान पे ये रुक जाता है। चलिए 15.1 को डिस्कस करते हैं। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप 2 को डिस्कस करते हैं। कांच की एक खुली हुई खाली बोतल लीजिए। क्या ये वास्तव में बिल्कुल खाली है? क्या इसके अंदर कुछ है? अब इसे उल्टा कीजिए। क्या अब इसके अंदर कुछ है? इस प्रकार से जैसे ये दिखाया गया है। अब बोतल के खुले मुंह को पानी से भरी हुई बाल्टी में चित्र 15.4 के अनुसार डुबोएं। पहले क्या करना है आपको? इस तरीके से बोतल को डुबोना है पानी के अंदर। बोतल को ध्यान से देखिए। क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं? ये क्या है? बोतल को तिरछा करा तो ये बुलबुले हमें दिखाई देंगे। तो इसमें जो पानी है टेढ़ा करने पे पानी बोतल में भरेगा। या बुदाहट सुनाई देती है? तो बिल्कुल देती है। क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? हाँ, आप सही है। ये वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी ये पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। ये क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है। वायु क्या करती है? वायु स्थान घेरती है। ये बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। ये हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता।
हम इसके आर पार देख सकते हैं। ये कैसी होती है वायु? हमारी पारदर्शी होती है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए, जैसे ये चित्र में दिखाया गया है आपको। चले 15.2 को डिस्कस करते हैं। वायु किससे बनी है, यानी कि वायु जो है हमारी किससे बनी है? 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से ये सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। ये मिश्रण किस प्रकार का है? आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के बारे में पता लगाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जलवाष्प। हमने पहले पढ़ा कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। हमने ये भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं सेकंड पे, क्रियाकलाप थर्ड में। अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां मेज पर लगाएं और उन्हें जला दें। किस प्रकार से? इस प्रकार से। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख दें। क्या करना है? इस प्रकार से आपको करना है। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखिए, क्या दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहती हैं या बुझ जाती है? आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी थी वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? विचार करें, देखते हैं क्या कारण हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का वह घटक जो मोमबत्ती के जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है वह ऑक्सीजन कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वायु का वह घटक जो जलने में सहायक है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। चलिए नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने ये देखा कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में शेष रह जाता है? यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक बिल्कुल भी नहीं होते। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। ये घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र यानी कि इकट्ठा होने के कारण हुई, जो कि लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सलाह दी जाती है कि फसलों के अवशेष व सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है। इससे क्या होती है? वायु प्रदूषित होती है। चलिए डिस्कस करके धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुआं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती है। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। चलिए क्रियाकलाप 4 को डिस्कस करते हैं।
अपने विद्यालय या फिर घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दें तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दें। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। कैसे देखना है आपको? इस प्रकार से देखना है। जिस प्रकार से ये इमेज दिखाई सूर्य की जो रोशनी है वो इस प्रकार से आ रही है। तो इसमें क्या है? हमारे धूल के कण हैं। क्या आप ये देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं? ये कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं, यानी कि घूमते हुए प्रतीत होते हैं। ये दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण भिगमान या फिर उपस्थित होते हैं। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु का 99% भाग बनाती है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें एवं जलवाष्प होती है। क्या क्या होती है? हमारी ऑक्सीजन रहती है प्लस 78% हमारी नाइट्रोजन रहती है। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 99। तो 99% क्या रहती है? हमारी दोनों गैसें होती है। हमारी कौन कौन सी? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये कितनी होती है? 99% होती है। चलिए 15.3 पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? देखते हैं कैसे मिलता है। क्रियाकलाप 5। किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को देखिए। इस प्रकार से देखना है आपको। इसमें छोटे छोटे से बुलबुले बन गए। क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं? जी बिल्कुल देखते हैं। कैसे? इस प्रकार से जैसे इमेज में दिखाई दे रहा है। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 तथा 9 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है? वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? चलिए क्रियाकलाप 6 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। मिट्टी में क्या होती है? हमारी वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें भिगमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुलों के रूप में दिखाई देती है।
मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव एवं पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। जैसे इस प्रकार से मिट्टी में क्या होती है, हमारी वायु उपस्थित होती है। मिट्टी की जीव घेरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रतिस्थापित कौन करता है? चलिए 15.4 को डिस्कस करते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पौधे तथा जंतु किस पे डिपेंड होते हैं? एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब हम ये अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी है? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? ये क्या है? हमारी पवन चक्की है। ये किससे चलती है? ये वायु से चलती है। वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के पराग कणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए यहाँ हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। समरी अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बुक की पूरी समरी क्या है? हमारी समरी हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वायु को देख नहीं सकते, इसे सिर्फ अनुभव करते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। वायु क्या करती है? वायु जगह घेरती है। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक होता है, यानी कि महत्वपूर्ण होता है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 को डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। अभी हमने डिस्कस किया था। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव खालिस्तान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? CO2 की, यानी कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यह हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए।